ઈએસઆઈસી કાયદા અને ગુજરાત જનરલ ડાયરેક્ટર હેમંત કુમાર પાડે આપી હતી માહિતી. 21 નવેમ્બર 2025 શ્રમ કાયદા થયેલા સુધારા અંગે આપી જાણકારી. અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરને પણ શ્રમ કાયદાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ જે વર્કર હોય તેનો પણ આમાં સમાવેશ થાય છે. સૌથી સારી બાબત એ છે કે કોઈ પણ પ્રકારના શ્રમિક એક જ રજિસ્ટ્રેશન સંસ્થા દ્વારા લેવાવું પડશે. ગુજરાતના અત્યાર સુધી મેડિકલ એજ્યુકેશન સંસ્થાઓ કવર નથી થતી, પરંતુ હવે કવર થવા લાગશે. માઇન્ડ બિઝનેસને પણ હવે કવર કરશે. નવા કાયદા મુજબ શ્રમિક જ્યારે ઘરેથી નીકળે ત્યારે કામ પૂરું કરી અને ઘરે પહોંચે ત્યાં સુધીનું અકસ્માત વીમાનું કવરેજ પણ દેવામાં આવશે. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भारत सरकार ने जो 21 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया गया है, ये श्रम सुधारों में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कोड के नोटिफिकेशन के बाद आज के दिन में वेज के डिफिनीशन और कई सारे ऐसे डिफिनीशन है जिसको पूरे लेबर कोड के लिए पूरे जो एक्ट है लेबर एक्ट उसमें समान कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन 29 लेबर एक्ट को मिला करके 4 कोड बनाए गए हैं। उसमें से एक कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसमें 9 लेबर कोड्स, जो 9 लेबर एक्ट्स थे, ईएसआईसी, ईपीएफओ और बाकी साथ में सबको मिलाकर के कोड बनाया गया है। भारत सरकार ने जो ये नोटिफाई किया गया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज के दिन में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। खासकर जो गिग वर्कर होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के और जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, ईएसआई के लिए इसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि वेज के डेफिनेशन को इस तरीके से बनाया गया है कि आज के दिन में जो ईएसआईसी की जो लिमिट 21,000 उसको रीडिफाइन करके वेज के डेफिनेशन में लाया गया है। उसमें क्या होगा कि वैसे वर्कर जो 21,000 के ऊपर भी आज के दिन में टोटल इन्वॉल्वमेंट यानी टोटल रेम्युनरेशन ले रहे हैं, नए वेज के प्रावधानों के अनुसार वो ईएसआईसी के कवरेज में आ सकते हैं अगर उनको इस वेज सीलिंग, इस वेज डिफरेंशियल के हिसाब से उनका वेज कैलकुलेट किया जाए तो। दूसरा, ईएसआईसी में जो डिपेंडेंट्स की परिभाषा थी उसको भी एक्सपेंड किया गया है। आज के दिन में जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनको भी डिपेंडेंसी कैटेगरी में लाया गया है। खासकर जो मैटरनल साइड के लोग होते थे, जैसे वो नाना नानी, इस तरह के जो रिलेशन है उसको भी डिपेंडेंसी कैटेगरी में लाया गया है। इसमें भारत सरकार ने जो ईज किया है वो इतना ज्यादा है कि अब सिर्फ एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सारे लेबर एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए। अब एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है और सिंगल कंप्लायंस करना है। अभी तक गुजरात में क्या था कि गुजरात में एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन कवर नहीं थे, लेकिन जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में जो इस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेशन दिए गए हैं, इस डेफिनेशन के नोटिफिकेशन के बाद, मीन्स इस कोड के नोटिफिकेशन के बाद गुजरात के जितने भी मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो 21 नवंबर से सोशल सिक्योरिटी ईएसआईसी के कवरेज में आ चुके हैं। दूसरा, पहले माइंस ईएसआई के कवरेज में नहीं था, इस नोटिफिकेशन के बाद माइंस भी सारे ईएसआई के कवरेज में आ गए हैं। और जो ये साइट वर्कर्स होते थे, साइट वर्कर्स भी ईएसआईसी के कवरेज में आ चुके हैं। ईएसआई के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ईएसआई के बेनिफिट्स जो है बहुत यूनिक बेनिफिट है और किसी भी वर्कर को ये 360 डिग्री की सोशल सिक्योरिटी कवरेज देता है। एक वर्कर जब घर से काम करने के लिए निकलता है और वर्क प्लेस पे काम करता है और वापस वो घर को जाता है, पूरे समय में वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे में रहता है, कवरेज उसको मिलती है। अगर उसको घर से काम पे जाते वक्त रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो जाए या काम खत्म करके वापस घर जाते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस पूरे पीरियड में उसको कवरेज है। और ये जो वर्कर होता है अगर एक्सीडेंट के कारण वो अपंग हो जाता है तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसकी अपंगता की जांच कराई जाती है और जितनी प्रतिशत अपंगता होती है यानी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी जितना होता है, ईएसआईसी ताउम्र उस वर्कर को उतना पेंशन देती है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस वर्कर की मृत्यु हो जाती है तो ईएसआईसी के प्रावधान ऐसे हैं कि उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके डिपेंडेंट को ताउम्र पेंशन दिया जाता है और ऐसे वर्कर जो होते हैं काम के पहले दिन से ही कवर्ड रहते हैं। इसके अलावा ईएसआईसी ने 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक एक स्कीम चलाई थी, स्ट्री स्कीम।
इसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयर थे किसी वजह से वो अपने आप को रजिस्टर करने से रह गए और अपने वर्कर को भी ईएसआई की स्कीम में रजिस्टर नहीं कर सके। जो प्रावधान है ऐसा है कि अगर ऐसे एम्प्लॉयर अगर समय से ईएसआई में रजिस्टर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ पेनल्टी एक्शन किया जाता है, उनके पास लायबिलिटी का निर्धारण किया जाता है। लेकिन इस स्प्लिट पीरियड में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी नियोजक खुद को और अपने वर्कर को इस पीरियड में 31 दिसंबर तक रजिस्टर ईएसआई में करते हैं तो उनकी कोई भी पास्ट लायबिलिटी उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और जिस दिन को वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं उसी दिन को अंतिम दिन मान लिया जाएगा। तो मैं सारे नियोजकों से अपील करता हूं कि किसी भी कारण से ईएसआई में वो रजिस्टर करने से रह गए हैं तो 31 दिसंबर के पहले अपने आप को ईएसआई स्कीम में रजिस्टर करें। और वैसे भी नियोजक जिन्होंने खुद को तो पहले ईएसआई में रजिस्टर किया था लेकिन किसी कारण से अपने सारे कर्मचारी को सारे वर्कर को ईएसआई में रजिस्टर नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि 31 दिसंबर के पहले ईएसआई में अपने सारे वर्कर को रजिस्टर करें। वेज का डेफिनेशन बदल चुका है नए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। इस वेज के डेफिनेशन बदलने के कारण बहुत सारे मामले ऐसे भी आ रहे हैं कि जो लोग 21,000 से ज्यादा भी आज के दिन में टोटल सैलरी ले रहे हैं, टोटल उनके रिम्यूनरेशन है, वो भी ईएसआईसी के दायरे में आ सकते हैं। इसीलिए मैं नियोजकों से यह भी आग्रह करता हूं कि नए वेज के डेफिनेशन के अनुसार अपने कर्मचारियों का वेतन वो एक बार जांच ले और अगर वो ईएसआईसी के सीलिंग में आते हैं नए वेज के डेफिनेशन के अनुसार तो ईएसआई में उनको भी जल्द से जल्द कवर करे। 31 तारीख आने में ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए इस मौके का फायदा